अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज को हम रूल से स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रीवियस क्लास भी हमारी के डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या हैं। तो पहले देख लेते हैं कि डेबिट क्रेडिट रूल्स में आपके पास अगर अकाउंट्स इंक्रीज हो रहे हो तो कौन से अकाउंट डेबिट होते हैं, कौन से क्रेडिट होते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर अकाउंट इंक्रीज हो मींस कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो तो डेबिट होगा, एक्सपेंसेस की वैल्यू इंक्रीज हो तो आप इस वैल्यू को डेबिट करेंगे। इसी तरह हमने कहा था कि अगर लाइबिलिटीज की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हो तो आप डेबिट कर लें, ओनर्स इक्विटी क्रेडिट कर लें और रेवेन्यू सेल भी क्रेडिट कर लें अगर इन तीन अकाउंट्स की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हो। अब देख लेते हैं कि अगर ये अकाउंट्स डिक्रीज हो, इनकी वैल्यूज में डिक्रीज आए, यानी अगर एसेट्स में पहले डेबिट मैंने लिख लिया फिर क्रेडिट। मैंने कहा था कि एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और यही एसेट्स ये इंक्रीज का टर्म है, और यही एसेट्स अगर डिक्रीज हो तो डिक्रीज में आप क्या कहेंगे कि एसेट्स का डिक्रीज क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह एक्सपेंसेस भी आप क्रेडिट कर लेंगे। वैसे तो एक्सपेंसेस क्रेडिट नहीं होते, एक्सपेंसेस डिक्रीज नहीं होते, मींस एक्सपेंसेस हमेशा इंक्रीज ही होते हैं। लेकिन जब हम क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं तो वहां हमें ये रूल हेल्प आउट करता है, इसीलिए मैंने आपके सामने ये लिख दिया। लेकिन जस्ट एसेट्स ही डिक्रीज होंगे, एक्सपेंसेस का डिक्रीज नहीं आता। हमेशा आप एक्सपेंस करेंगे तो रिकॉर्ड किया जाएगा, अगर एक्सपेंस ना करें तो उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। अब देखिए अगर मैंने ये आपके सामने रखा कि इंक्रीज डेबिट ऑफ एसेट्स और एक्सपेंसेस का, डिक्रीज क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटीज जो है इनका इंक्रीज क्रेडिट, ओनर इक्विटी इंक्रीज क्रेडिट, रेवेन्यू का इंक्रीज क्रेडिट। लेकिन अगर डिक्रीज हो तो लायबिलिटीज का डिक्रीज डेबिट, ओनर इक्विटीज का डिक्रीज डेबिट और रेवेन्यू सेल जो है इसका डिक्रीज भी आपके पास डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारे रूल्स हैं। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने प्रॉब्लम नंबर 3.1 आपके सामने रखी हुई है, पेज 132 है। आप बुक्स ओपन कर लें अपने पास तो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हमें रूल्स क्लियर होंगे तो हमारे लिए इजी होगा, यानी अगर रूल्स क्लियर हैं ये आपको तो आपके लिए जर्नल एंट्रीज पास करना आसान हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लें। जर्नल एंट्रीज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं है कि आप एक पेज पे जर्नल एंट्रीज के लिए सेपरेशन करेंगे, यानी एक कॉलम बना लेंगे जो कि होगा डेट से रिलेटेड, दूसरा कॉलम आप बनाएंगे जो कि होगा डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, इसी तरह थर्ड कॉलम आप बनाएंगे यहाँ डेबिट अमाउंट हो जाएगा और फिर आप क्रेडिट अमाउंट का एक कॉलम बनाएंगे। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ हम लिखेंगे डेट, डेट के साथ आप डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, डिस्क्रिप्शन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये आपने जर्नल एंट्रीज के लिए पेज बनाना होगा और टाइटल दे देंगे जनरल जर्नल। टाइटल आपका आ जाएगा जनरल जर्नल, ये आप टाइटल दे देंगे पेज पे, यानी पेज पे टाइटल आपने देना होगा जनरल जर्नल। उसके बाद आप क्या कर लेंगे, सेपरेशन कर लेंगे और आपने ये कॉलम बना लेंगे। अब देखिए डेट कैसे है कि कोई ट्रांजैक्शंस दी गई, ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज को फॉलो करते हुए, रूल्स को, टर्मिनोलॉजीज को फॉलो करते हुए हम यहाँ प्रोसीड करेंगे। तो ट्रांजैक्शन देखिए फर्स्ट यहाँ आपको कहा गया कि सितंबर, आप क्वेश्चन अगर अपने सामने रखें तो रीड आउट कर लें। प्रॉब्लम 3.1 पेज 132, फर्स्ट आपको कहा गया सितंबर 1 को कि कंपनी है जो कि बैंक में कुछ डिपॉजिट करने जा रही है, कुछ अमाउंट इन्होंने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। तो हमने पढ़ा था कि अगर कुछ भी आप डिपॉजिट करते हो बैंक अकाउंट में तो बैंक अकाउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब है कैश एट बैंक जो है ये इंक्रीज हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन फर्स्ट है डिपॉजिटेड 50,000 इन डॉलर्स इन बैंक अकाउंट, कि आप बैंक अकाउंट में 50,000 डिपॉजिट कर रहे हैं। एक चीज क्लियर कर लिया, दो अकाउंट मुझे नजर आ रहे हैं कि बैंक में कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, और जब आप डिपॉजिट करते हो तो आपका बैंक के क्लेम आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो ओनर्स इक्विटी का भी इंक्रीज आ रहा है। दो अकाउंट मुझे यहाँ नजर आए, यानी मैं ये अगर लिख दूं कि कैश का इंक्रीज आए तो डेबिट होता है, डेबिट हमेशा फर्स्ट लिखेंगे कैश अकाउंट, यानी आपका फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आप डेबिट अकाउंट को लिखा करें। फिर सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, क्रेडिट अमाउंट हम लिखेंगे। तो मैंने ये कहा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है
डेबिट कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 50,000। आपने 50,000 बैंक में जमा करवाया, डिपॉजिट किया, जिससे आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ। और अगर बैंक अकाउंट इंक्रीज हो तो कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज होता है, कैश एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो एसेट को डेबिट करते हैं, और मैंने कैश को डेबिट किया। डेट देख लें, डेट है सितंबर 1 और मंथ है आपके पास सितंबर यानी 9। अब देखिए कि कैश तो डेबिट हुआ है, लेकिन ये आपका फायदा था कि आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ क्योंकि इन्वेस्टमेंट आई। लेकिन इन्वेस्टर आपको अगर 50,000 दे रहा है तो आप पे इन्वेस्टर का क्लेम भी आ गया है। अगर इन्वेस्टर का क्लेम आए जिसे हम क्या कहेंगे कि ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रही है। ओनर इक्विटी जब इंक्रीज होती है तो ये क्रेडिट होती है, इसका नाम होगा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। हमने ये चीज पढ़ ली थी कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट में आए, बैंक अकाउंट में आए, कंपनी के अकाउंट में आए या कंपनी में आए, तो यहाँ कंपनी का कैश इंक्रीज होता है और कंपनी पे इन्वेस्टर का क्लेम भी इंक्रीज हो जाता है। इन्वेस्टर का क्लेम यानी ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होगी, तो मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और अगर एसेट साथ इंक्रीज हो रहा है तो मैंने लिखा कैश एसेट है, ये हमारा डेबिट। ये डेबिट अमाउंट और क्रेडिट कॉलम में आप लिखेंगे कैपिटल का अमाउंट जो कि 50,000 आप लिखेंगे। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें बेनिफिट ये मिला कि हमें 50,000 कैश मिल गया है, लेकिन हम पे क्लेम भी 50,000 का आया है, तो डेबिट 50,000 और क्रेडिट भी 50,000 इन वैल्यू यानी अमाउंट को कर लेंगे। इसके बाद क्या होता है कि आपको यहाँ एक ब्रीफ नरेशन लिखनी होती है, एक मार्क दे देना होता है, आप अपनी ट्रांजैक्शन को ब्रीफ कर लेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ओनर इन्वेस्टेड 50,000 इन कैश। तो ये क्लियर होगा, कैश भी बिजनेस में आया और इन्वेस्टमेंट है तो ये कैपिटल, ये जरूरी है, आप नरेशन जरूर दें। अब देखते हैं सेकंड, आप ट्रांजैक्शन देख लें। ये ट्रांजैक्शंस है मुकम्मली को हम डबल एंट्री सिस्टम में प्रोसीड कर रहे हैं। परचेज द लैंड, मैंने ब्रीफ कर लिया, स्टार्ट कर लिया, आप मुकम्मल रीड आउट करें तो आपको कहा गया कि लैंड और बिल्डिंग परचेज की जाती है, यानी कि लैंड परचेज की गई जिस पे बिल्डिंग भी लोकेटेड है, और दोनों की वैल्यू बता दी गई है, जिसमें लैंड की वैल्यू आपके पास है 1,06,000, बिल्डिंग की वैल्यू 76,400, और इस तरह कहा गया कि पेड 36,500। आप उसी टाइम 37,500 पे कर देते हैं और बाकी जो है उसका एक नोट इशू कर दिया जाता है। इसी से अब हम डेबिट और क्रेडिट की सर्चिंग करेंगे कि इनमें से कौन से अकाउंट डेबिट कर लें और कौन से अकाउंट क्रेडिट कर लें। 4 अकाउंट मुझे नजर आए। फर्स्ट ये है कि आपने एक लैंड परचेज की, लैंड एसेट है, जब कोई भी लैंड परचेज करता है तो उसकी लैंड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी लैंड आपका एसेट बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन लैंड। तो मुझे एक तो क्लियर हुआ, लैंड इंक्रीज हो गई, इंक्रीज है, मैंने एरो लगा दिया और ये अपवर्ड एरो है, ये क्लियर कर रहा है कि लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। इसी तरह बिल्डिंग भी आप उस लैंड पे लोकेटेड है जिसकी वैल्यू अलग होगी, और ये कहा गया कि बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो है 76,400। तो मुझे दो चीजें नजर आई, इंक्रीज इन लैंड, लैंड अकाउंट एसी मैंने लिख दिया, इंक्रीज इन बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, क्योंकि दोनों एसेट्स हैं, दोनों की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही। यानी आप अगर लैंड परचेज करें, लैंड की वैल्यू इंक्रीज, बिल्डिंग परचेज कर रहे हो तो बिल्डिंग की वैल्यू भी कंपनी की या बिजनेस की इंक्रीज हो गई। तो मैंने दोनों को डेबिट के लिए लिखा और वैल्यू लिख लेंगे, लैंड की वैल्यू है 106,000 और बिल्डिंग की वैल्यू जो आपको दी गई वो है इन डॉलर, डॉलर साइन देना जरूरी है, 76,400। ये टोटल वैल्यू बता दी गई। अब ये देख लें, ठीक है, लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई डेबिट, बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज हुई डेबिट, क्या आपको समझाने के लिए मैं एरो लगा रहा हूं, ये इंक्रीजिंग एरो है। अब देखते हैं क्रेडिट क्या हो रहा है। हमें तो बेनिफिट ये मिला कि हमने लैंड और बिल्डिंग परचेज किया, हमसे किसको, बिजनेस से किसी को अगर फायदा हुआ तो वो क्या है। तो आपको कहा गया कि पेड द कैश, जब आप कैश पे करते हो तो आपका कैश डिक्रीज होता है, यानी लैंड और बिल्डिंग परचेज की, लेकिन कुछ कैश उसी वक्त ऑन द स्पॉट पे कर दिया गया। जब आप कैश पे कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज हो रहा है, और अगर कैश डिक्रीज हो तो कैश को हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, डिक्रीज इन कैश। लेकिन क्रेडिट स्पेस देख लिखना होगा, डेबिट तो यहाँ लिखे तो क्रेडिट थोड़ा स्पेस दे, क्लियर रहे, डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये डेबिट के अकाउंट्स हैं, ये क्रेडिट के अकाउंट्स आ रही, इसीलिए मैं थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ। तो अब मैं लिखता हूँ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, मैंने एरो लगा लिया डिक्रीज का साथ आपके लिए, और वैल्यू है 36,500, ये वैल्यू है डिक्रीज इन कैश अकाउंट। अब ये देखते हैं क्या 36,500 आपने पे किया, लेकिन कुछ पे करने होंगे फ्यूचर में, और हमने यही पढ़ा था कि अगर आप कुछ परचेज करें, कुछ अमाउंट, हाफ अमाउंट या उसका कुछ पोर्शन उसी वक्त पे कर दें,
और बाकी आप फ्यूचर में अगर पे करें तो आप इसे क्या कहेंगे कि आप पे लाइबिलिटी आ गई है। लाइबिलिटी तीन किस्म की हो सकती है, या आप अकाउंट पेएबल हो सकते हैं, या आप नोट पेएबल हो सकते हैं, या आप बिल पेएबल हो सकते हैं। क्वेश्चन में आपको कहा गया कि अ नोट इशू, इसका मतलब है कि नोट पेएबल आप हैं, नोट इशू मींस नोट पेएबल, अ नोट इशू यानी दो लोगों के दरमियान नोट इशू हुआ कि हम फ्यूचर में ये बाकी अमाउंट पे करेंगे, इसका ये मतलब वो आप पे लायबिलिटी आ गई, तो मैं लिखूंगा नोट पेएबल। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या हो जाती है, हमेशा क्रेडिट ही होगी। यानी हमने लैंड परचेज की, बिल्डिंग परचेज की, कैश पे किया, डिक्रीज हो गया क्रेडिट, और आप पे लायबिलिटी भी आ गई क्योंकि फ्यूचर में कुछ हम अमाउंट बाद में जाके इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, बैलेंस बाद में पे करेंगे। यहाँ देख लेते हैं हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू थी, 1,06,000 लैंड, 76,400 बिल्डिंग, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, इससे माइनस कर लेंगे 36,500, यानी 106,000 76,400 ये हो गए, और ये है 76,000, 1,82,400 ये टोटल अमाउंट आ रहा है। इसी में से 36,500 में माइनस कर दूंगा 36,500, क्योंकि ये तो हम पे कर सकते हैं, हमें अकाउंट पेएबल की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसे माइनस करता हूं, और 145,900 ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, तो मैं डॉलर साइन लिखूंगा, 145,900 ये अमाउंट हमें फ्यूचर में पे करना है, तो इसे हम क्या करें, नोट पेएबल। एक शॉर्ट नरेशन दे दें, यहाँ ब्रीफ सी नरेशन दे दें ताकि फ्यूचर में आपको ऑडिट में हेल्प आउट करे, आपको वोचर की मैचिंग में हेल्प आउट करे। और डेट भी लिख लेते हैं जो कि है सितंबर 10/9। यहाँ लिख लेते हैं कि परचेज लैंड एंड बिल्डिंग, आपके पास ट्रांजैक्शन होगी उसी को ब्रीफ करने स्टार्ट कर लें, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग, अ नोट इशू, साथ ये भी लिख लें अ नोट इशू, अ नोट इशू, अ नोट पेएबल इशू। ये हमने नरेशन लिखी है जो जरूरी होती है हमारे ट्रांजैक्शन के साथ। आप कुछ सीख चुके, हमने कहा फर्स्ट तारीख को, फर्स्ट डेट को क्या ट्रांजैक्शन हुई उसको डेबिट क्रेडिट किया, सेकंड को लैंड परचेज की डेबिट, बिल्डिंग परचेज की डेबिट, क्योंकि एसेट है, कैश दिया, कैश डिक्रीज क्रेडिट, नोट पेएबल इंक्रीज क्रेडिट। अब नेक्स्ट डेट है September 15, purchased a microcomputer system for 4,680 in cash। आप एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम परचेज कर रहे हैं लेकिन कैश पे किया फौरन इन कैश। इसका ये मतलब हुआ कि आप मार्केट में जाते हैं, कंपनी वर्कर हैं आप या मैनेजर हैं, और आपने कंप्यूटर सिस्टम परचेज किया, तो कंप्यूटर परचेज करेंगे तो कंप्यूटर डेबिट होगा क्योंकि आपके बिजनेस में एसेट का इनफ्लो हो रहा है। तो मैं ये तो समझ गया कि कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंप्यूटर की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गया, आपके पास एक एसेट आया तो एसेट इंक्रीज हो गया, और इसकी वैल्यू है 4,680। अब देखिए क्रेडिट क्या करना चाहिए, आपने पूरा कैश भी पे कर दिया है, तो कैश पे करते हो तो कैश फ्लो डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो मैं देखिए मैंने एरो लगा दिया डिक्रीजिंग ट्रेंड का, ये मुझे क्लियर कर दिया, कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट, कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट, रीजन क्या है, कंप्यूटर की वैल्यू इंक्रीज हुई, कैश की वैल्यू डिक्रीज हुई 4,680। यहां हमने क्लोज का एक नरेशन लिख लेते हैं कि परचेज्ड कंप्यूटर ऑन कैश। ये नरेशन ने क्लियर कर लिया, कंप्यूटर इंक्रीज कैश डिक्रीज, कंप्यूटर इनफ्लो कैश आउटफ्लो, व्हाट कम्स इन व्हाट कम्स आउट, कम्स इन डेबिट कम्स आउट क्रेडिट। और यहाँ डेट आप देख लें, डेट हमारे पास है 15 सितंबर, तो डेट का लगाना भी जरूरी है, डेट भी जरूर आप पोस्ट किया करें। आज अब आज सितंबर 19, परचेज ऑफिस फर्निशिंग। आपको क्लियर है कि ऑफिस फर्निशिंग एसेट होते हैं, किसी भी ऑफिस को, किसी भी लोकेशन को या लोकेलिटी को फर्निश करने के लिए, उसको कोई भी शेप देने के लिए आप क्या करते हो, हमेशा फर्निशिंग परचेज करते हो। A cash down payment of 960 was made, balance to be paid in 3 installment। कि आपने एक ऑफिस फर्निशिंग परचेज की, और बुक में अगर देखें इसका होल अमाउंट देखें, फुल अमाउंट आपको कहा गया कि परचेज्ड एन ऑफिस फर्निशिंग इंक्लूडिंग अ डेंटल इक्विपमेंट फ्रॉम टर्की ऑपरेशंस, अ कॉस्ट ऑफ 5,760, यानी 5,760 इसका टोटल कॉस्ट है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि परचेज ऑफिस फर्निशिंग फॉर 5,000
5760, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 5760 है। आपको कहा गया कि 5760 टोटल वैल्यू है, जिसमें से आप कुछ कैश उसी वक्त पे कर देते हैं। यानी कैश अगर पे किया जाए तो मैं कुछ ये अगर लिखूं कि ऑफिस फर्निशिंग तो डेबिट भी होंगे, क्योंकि ऑफिस फर्निशिंग एसेट है, एसेट का इंक्रीज हो रहा है तो ऑफिस फर्निशिंग डेबिट। कितने की ऑफिस फर्निशिंग परचेज की 5760 इन डॉलर्स। अब आप देखते हैं कि कैश कितना पे किया, कैश पे करेंगे तो कैश का आउटफ्लो है, आउटफ्लो कम्स आउट है, कम्स आउट हमेशा क्रेडिट होता है, तो कैश डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन कैश मींस डिक्रीज इन कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट एक करंट एसेट है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हमने कितना पेमेंट की है 960 की पेमेंट की, तो 960 यहाँ आप लिख लें 960 क्रेडिट। बाकी जो अमाउंट है जो आप फ्यूचर में देंगे, आप एक लायबिलिटी आ रही है, तो इसे कहा गया बैलेंस विल बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, कि बाकी 3 इंस्टॉलमेंट्स में आप फ्यूचर में जाके ये बैलेंस पे करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि ये हम पे तो एक अकाउंट पेएबल है, क्योंकि इसका ना तो बिल है और ना ही कोई प्रॉमिसरी नोट, तो हम इसे कहेंगे अकाउंट पेएबल। मैंने इसे अकाउंट पेएबल लिख दिया। 5760 टोटल अमाउंट, आप 960 पे कर देते हैं, बाकी जो बैलेंस होगा ये अकाउंट पेएबल होगा, एपी होगा। और ये आपके पास 448 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 4800 वैल्यू आ रही है, तो मैं लिख देता हूँ 4800। और यहाँ नरेशन लिख लेते हैं कि परचेज ऑफिस फर्निशिंग एंड इश्यूड अकाउंट पेएबल। बस आप ब्रीफ से कोई भी वर्डिंग दे दें ताकि आपकी नरेशन कंप्लीट हो जाए। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन थी 15 डे का। अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारे पास लास्ट कुछ ट्रांजैक्शंस आ रही है। मैं ये नहीं देखे नेक्स्ट चलता हूं, आप कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। अब चलते हैं सेकंड लास्ट जो ट्रांजैक्शन दी गई है सितंबर 26। यहाँ कहा गया कि वैसे ही आप एक स्ट्रक्चर दे दें, यानी डेट, डिस्क्रिप्शन का स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, अब आपको कहा गया 140 वैल्यू ऑफ 140 मॉनिटर परचेज। एक मॉनिटर परचेज किया गया, यानी ये कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर परचेज किया गया। मॉनिटर की वैल्यू जो है वो 140 है, ठीक है। A 140 मॉनिटर वाज रिटर्न टू कंप्यूटर स्टोर, यानी तो जो कंप्यूटर सिस्टम परचेज किया गया था उसमें से 140 आपने वापस कर दिया। तो अगर आपके पास पहले जो एसेट पड़े थे, यानी 4 मॉनिटर थे, 4 में से एक आप वापस कर रहे हैं, तो एसेट क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो यहाँ मैं लिखूंगा डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट मींस डिक्रीज इन कंप्यूटर सिस्टम। अगर डिक्रीज हो तो क्या होता है, क्रेडिट। मैंने क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखना होगा, कितनी की वैल्यू आपने वापस कर दी शॉपकीपर को, 140 का मॉनिटर वापस कर दिया। अच्छा, ये मॉनिटर आप वापस कर रहे हैं तो आप पे जो लायबिलिटी थी, यानी आपने कंप्यूटर सिस्टम लिया था, कंप्यूटर सिस्टम में आपने मॉनिटर लिया, मॉनिटर वापस कर लिया, रिटर्न कर लिया, लेकिन यहाँ एक और चीज भी कहा गई, अगर आप ट्रांजैक्शन यानी नरेशन मुकम्मल पढ़ लें, कि आपने जो मॉनिटर रिटर्न की इसके आपको पैसे या कैश या अमाउंट उसी टाइम नहीं मिले, ये फ्यूचर में आपको पेमेंट करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल बन गए हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम में से एक मॉनिटर था, उसे रिटर्न किया आपने, अगर उसी वक्त पैसे मिलते तो मैं इसे कैश कहता हूँ, इसका कैश डेबिट। फ्यूचर में आपको ये पेमेंट मिलेगी तो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो गए। हमने पढ़ा था कि अकाउंट रिसीवेबल किसे कहा जाता है, कि अगर किसी पर्सन ने आपसे कुछ लिया हो और फ्यूचर में पेमेंट जाके करें तो आप उसे क्या कहते हो, अकाउंट रिसीवेबल। अगर प्रॉमिस हो जाए नोट रिसीवेबल, बिल अगर मिल जाए तो बिल रिसीवेबल। लेकिन यहाँ क्या है, कोई ऐसा नोट साइन नहीं हुआ तो ये अकाउंट रिसीवेबल होगा। मैं लिखूंगा कि 140 का मॉनिटर वापस किया गया और 140 हमें फ्यूचर में मिल रही। तो मैं एक नरेशन लिख लेता हूँ कि 140 value will be received in future against monitor return। आप रिलेशन इससे स्टार्ट भी कर सकते थे कि मॉनिटर फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम रिटर्न
फॉर द वर्थ ऑफ 140, ये भी आप लिख सकते थे। ये हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गया। अब सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है सितंबर 26, इसकी डेट भी 26/9 है, इसके बाद है 26/9। इसी डेट पे कोई ट्रांजैक्शन होती है, पेड कैश फॉर 1600 ड्यू ऑन अकाउंट पेएबल। आप कैश पे करते हैं तो कैश पे करना मींस कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट डिक्रीज हो गया और आपके अकाउंट पेएबल थी, आपकी लायबिलिटी ये भी खत्म हो गई, यानी आप लायबिलिटी पे करेंगे कैश में तो लायबिलिटी कम हो जाती है। डिक्रीज इन लायबिलिटी मींस डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल, और ये हमेशा डेबिट ही होगा। अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट कर लें। और अमाउंट मेरे पास है 1600। अब लास्ट ट्रांजैक्शन आपको कहा गया है, नरेशन लिख देंगे कि कैश पेड ऑन अकाउंट पेएबल। फिर इसी डेट पे 30 डेट पे यानी लास्ट डेट है इस मंथ की, इस पे कोई ट्रांजैक्शन होती है, रिसीव्ड 140 कैश इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ये जो पैसे मिलने थे 140 ये आपको मिल जाते हैं, यानी 140 तो मिलने थे आपको, ये आपको कैश आ जाता है पॉकेट में। तो कैश अगर इनफ्लो हो रहा है तो कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कैश आने से आपके अकाउंट रिसीवेबल कम हो गए, खत्म हो गए, क्लोज हो गए, अकाउंट रिसीवेबल डेड। यहाँ नरेशन लिखूंगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। जिस पर्सन से आपने कैश लेना तो उसने कैश दे दिया, कैश इनफ्लो अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अमाउंट दे देंगे, अमाउंट आपको कहा गया 140, जो 140 मिल रहे थे मुकम्मल ही मिल गए आपको। ये हमारे पास आज की ट्रांजैक्शन से कुछ इन ट्रांजैक्शंस में हमने जर्नल एंट्रीज की हैं, कुछ सीखने की कोशिश की। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, आपने बुक सामने रखेंगे, कोशिश करें इस लेक्चर को बार-बार देखें ताकि आपके लिए आसान हो जाए कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। जब आपको 5 रूल्स क्लियर होंगे तो इजीली आप उनको प्रोसीड कर पाएंगे। अगर लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।